आप सबको मैं बधाई देता हूँ। हिंदी विभाग की ओर से भी आपको शुभकामनाएँ और प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस सिवनी की ओर से भी आपको ढेरों मुबारकबाद। और फिर मुझे हरिशंकर परसाई याद आ रहे हैं कि दिवस तो उसका मनाया जाता है जो कमज़ोर होता है। थानेदार कभी कमज़ोर नहीं होता, इसलिए कभी थानेदार दिवस नहीं मनाया जाता। लेकिन एक अलग संदर्भ में बात कही थी उन्होंने, अपनी गौरवशाली परंपरा पर हमें फक्र होना चाहिए और अपनी मातृभाषा पर। व्यक्ति को 3 चीज़ों पर हमेशा गर्व करना चाहिए। एक है हमारी माँ जिसने हमें जन्म दिया, एक है हमारी मातृभूमि जिसमें हम पले बढ़े और जिसका हमने कर्ज खाया और खा रहे हैं, उसका कर्ज चुकाना असंभव है। तो माँ, मातृभूमि और तीसरा है मातृभाषा। इन 3 चीज़ों का स्थान हमारे जीवन में सबसे बड़ा है। हमारी मातृभाषा क्या है? सवाल कर रहा हूँ, हमारी मातृभाषा क्या है? जोर से बोलो यार। हिंदी है ना, किसी की अंग्रेजी तो नहीं है? नहीं सर। तो हमारी मातृभाषा क्या है? तो हिंदी पर हमें गर्व होना चाहिए। आदरणीय मसीह मैडम का धन्यवाद और आभार। उन्होंने बताया कि हिंदी कब पैदा हुई। बच्चा पैदा होता है, उसके बाद हिंदी का विकास कैसे हुआ, शिशु बड़ा होता है, और हिंदी जवान कैसे बनी, युवा कैसे बनी, पूरा उन्होंने इतिहास बताया। और को ध्यान में रख के हम बात करें तो देखते हैं कि सबसे पहले आर्यों का आगमन हुआ था और आर्य जब आए तो उनके साथ जो भाषा थी वो आर्य भाषा करके कहलाई। और इसके बाद हम देखते हैं जितने भी भारत में शासक आते रहे हैं उनके साथ भाषा तो आई, साथ ही उनकी संस्कृति भी उनके साथ उसका भी आगमन होता है। तो भारत में आर्यों के आगमन के बाद ही अनार्यों का आक्रमण हुआ आर्यों पर, और अनार्य जो थे वो आर्यों के द्वारा खदेड़े गए थे और उनका जो स्थान था वो द्रविड़ दक्षिण की ओर ये बढ़े। और आज हम देखते हैं कि द्रविड़ भाषा में मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ ये दक्षिण भारतीय भाषाएं हैं जो कि द्रविड़ों की भाषा कहलाती है और इनके पूर्वज जो थे वो अनार्य थे। फिर बात आती है कि भाषा जो है वो एक ही दिन में हिंदी भाषा नहीं बनी। इसे 1500 वर्षों की यात्रा में बहुत से संघर्ष झेलने पड़े, तब जाके हम हिंदी को राष्ट्रभाषा बना पाए हैं। और इस संघर्ष की यात्रा में हिंदी को कई उपनाम और शीर्षक मिलते गए। यहाँ हिंदी भाषा के इतिहास की बात हो रही थी और आर्य भाषा के बाद हम देखते हैं कि भाषा जो थी वो यवनों के आक्रमण से हमेशा अपनी संस्कृति को लेकर उपस्थित हुई। तो भाषा जो है वो संस्कृति को जीवित रखने का एक सशक्त माध्यम भी है और हर संस्कृति अपने भाषा के माध्यम से ही जीवित रहती है। इसके बाद हम देखते हैं निग्रोटो परिवार की प्राकृत भाषा जिसमें अशोक के शिलालेख और बौद्ध धर्म का प्रचार देखा जाता है। तो बौद्ध के शिलालेख और अशोक के जो शिलालेख हैं वो हमें प्राकृत भाषा में मिलते हैं। प्राकृत के बाद हम देखते हैं पाली भाषा आई। पाली जो जिसमें जैन मुनियों की रचनाएं हमें पाली भाषा में मिलती हैं। और इसके बाद हम देखते हैं देववाणी संस्कृत का वर्चस्व होता गया। तो पाली और प्राकृत का बिगड़ा रूप ही थी संस्कृत, और संस्कृत भाषा जो थी वो अपभ्रंश के रूप, मतलब संस्कृत जो थी उसका बिगड़ा हुआ रूप जो था वो हमें अपभ्रंश